हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 27। मुजम्मिल आफंदी को जब घसीटते धकेलते हुए कैद खाने में ले गए और उसे एक कोठरी में बंद कर दिया, तो उसने सलाखों को पकड़कर जोर जोर से हलाना और चीखना चलाना शुरू कर दिया। तुम मुझे कब्र में दफन कर दो, तो भी उस शख्स को कत्ल करने के लिए निकल आऊंगा। मुजम्मिल यही अल्फाज दोहराए चला जा रहा था। निज़ाम उल मलिक ने जब हुक्म दिया था कि मुजम्मिल आफंदी को कैद खाने में डाल दो, तो इसने ये भी कहा था कि मैं उसे कल देखूंगा। अगले रोज उसने कैद खाने में जाने का इरादा किया तो उसे ख्याल आ गया कि पहले मालूम कर लिया जाए मुजम्मिल किस हाल में है और इसका रद्द अमल और रवैया किया है। निज़ाम उल मलिक ने कैद खाने में एक आदमी को ये पैगाम देकर भेजा कि मालूम करके आए कि मुजम्मिल किस हाल में है। कुछ वक्त बाद उसे बताया गया कि मुजम्मिल रात भर जागता चीखता और चलाता रहा है और अब भी वो उसी कैफियत में है। क्या कहता है? निज़ाम उल मलिक ने पूछा। कहता है मैं निज़ाम उल मलिक को कत्ल करके मरूंगा, कैद खाने से आने वाले आदमी ने जवाब दिया। निज़ाम उल मलिक को शमूना ने तफसील से बताया था कि हुस्न बिन सबा के यहाँ किस तरह लोगों के दिमागों और दिलों पर कब्जा करके इन्हें अपने सांचे में ढाल लिया जाता है और किस तरह इन्हें कातिल बनाया जाता है। निज़ाम उल मलिक ने अपने एक खास मुतमिद को बुलाया और उसे सरगोशियों में कुछ इशारा देकर भेज दिया। उस शख्स के जाने के बाद निज़ाम उल मलिक ने अपने मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा कि वो तबीब नजम को अपने साथ ले आए। जिस तबीब को निज़ाम उल मलिक ने बुलाया था, इसका पूरा नाम नजम बिन अंजुम मदनी था। वो ज़ईफ़ अल-उमर आदमी था, मरो में ही नहीं और सल्तनत सल्जोकी में ही नहीं, बल्कि दूसरी बादशाहियों और दूर दूर के इलाकों में भी इसकी शोहरत थी। उसे सल्जोकी सुल्तान कुछ ऐसे अच्छे लगे कि वो यहीं का होके रह गया था। वो इस्लाम का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई था। वो इतना ज़ईफ़ हो चुका था कि अब कम ही कभी बाहर निकलता था और आम कस्म की बीमारियों के मरीजों को देखने का इसके पास वक्त ही नहीं होता था और ना इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो आराम भी नहीं करता था, केमियागिरी और तजरिबात में लगा रहता था। इसे जून ही निज़ाम उल मलिक का पैगाम मिला, वो सवारी पर बैठा और निज़ाम उल मलिक के पास पहुंच गया। निज़ाम उल मलिक को इत्तिला मिली कि तबीब नजम मदनी की सवारी आई है, तो वो बाहर को दौड़ पड़ा और तबीब का इस्तकबाल इस तरह किया जिस तरह उसने सुल्तान मुल्क शाह का कभी नहीं किया था। मुहतरम तबीब, निज़ाम उल मलिक ने कहा, मुझे खुद आपके पास आना चाहिए था, मैं आपको जहमत ना देता। वजीर आजम, तबीब नजम मदनी ने उसकी बात काट कर कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बयान कर दें? निज़ाम उल मलिक ने तबीब को मुजम्मिल आफंदी के मुताल्लिक बताना शुरू कर दिया। उसने तफसील से बताया कि मुजम्मिल इसके पास किस जज्बे से और किस तरह यहाँ पहुँचा था और फिर उसने एक जंग में किया कारनामा सर अंजाम दिया था। और फिर इसने तबीब को तफसील से बताया कि मुजम्मिल आफंदी ने अपने जीने का यही एक मकसद बना लिया था कि वो हुस्न बिन सबा को कत्ल करेगा। फिर इसने तबीब को बताया कि मुजम्मिल आफंदी हुस्न बिन सबा के कत्ल के इरादे से चला गया, लेकिन 40-42 रोज बाद वापस आया तो उसकी शक्ल व सूरत और चाल ढाल तो वही थी, लेकिन वो बिल्कुल ही बदल गया था। इसने आते ही मुझ पर कातिलाना हमला किया। निज़ाम उल मलिक ने कहा, ये तो मुझे क़ब्ल अज़ वक्त मालूम हो गया था कि वो मुझे कत्ल करेगा, इसलिए मैं बच गया, बल्कि हकीकत ये है कि उसे ये मौका मैंने खुद फराहम किया था कि वो मुझ पर कातिलाना हमला करे। निज़ाम उल मलिक ने शमूना का हवाला देकर तबीब को तफसील से बताया कि इस लड़की ने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुजम्मिल मुझ पर कातिलाना हमला करेगा। निज़ाम उल मलिक ने तबीब को शमूना के मुताल्लिक भी सब कुछ बताया और उसे कातिलाना हमले का और मुजम्मिल की गिरफ्तारी का वाक़या सुनाया। क्या वो इस लड़की शमूना को चाहता है? तबीब ने चौंक कर पूछा। चाहता ही नहीं मुहतरम तबीब, निज़ाम उल मलिक ने जवाब दिया, वो तो इस लड़की को इश्क की हद तक चाहता है और अगर किसी इंसान के आगे सजदा करने की इजाज़त होती तो मुजम्मिल इस लड़की के आगे सजदे करता रहता। इस लड़की को यहीं बल्ला लो। तबीब ने कहा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप उस शख्स मुजम्मिल आफंदी की किस्मत का फैसला करना चाहते हैं और मुझसे मशवरा ले रहे हैं? इसकी किस्मत का फैसला करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। निज़ाम उल मलिक ने कहा, फैसला करना होता तो मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे उसी वक्त अपने मुहाफिजों को हुक्म देकर कत्ल करवा देता और कहता कि इसकी लाश को दफन नहीं करना कि उसे कुत्ते और गधे खा जाएं। लेकिन मुहतरम तबीब, मैं मुजम्मिल आफंदी जैसे कीमती जवां साल और खूबरू आदमी को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं शायद आपको बता नहीं सकता कि इस जवान साल आदमी में इस्लाम की किस कदर शदीद और जज्बाती मोहब्बत है।
मेरा एक मकसद तो ये है कि मैं उसे वापस अपनी असली हालत में ले आऊं। दूसरा मकसद ये है, जो सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं, वो ये कि उसे हुस्न बिन सबा के यहाँ किसी ऐसे अमल से गुजारा गया है जिसने उसके दिलो दिमाग को उल्टा दिया है, उसकी निगाह में दोस्त दुश्मन बिन गए हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने तजर्बे की रोशनी में देखें कि वो बातिनी किस तरह अच्छे भले इंसान को अपनों का ही कातिल बना देते हैं। अजीज निज़ाम उल मलिक तबीब ने कहा, आपने ये बात आज सोची है? मैं बड़े लंबे अरसे से इस मसले पर काम कर रहा हूँ। एक मुद्दत गुजरी मुझे पता चला कि बातिनी लोगों की सोचों पर और ख्यालों पर काबिज होकर इन्हें मुकम्मल इब्लीस और मुकम्मल इंसान कूश बल्कि आदम खोर बना रहे हैं। मैंने अपने आदमी वहाँ भेजे जिन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताएं। ये हशीश का कमाल है, और फिर ये कमाल है इन लोगों का, यानी इन बातनियों के अपने दिमाग का, कि इन्होंने इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी को इस्तेमाल किया है। मोहतरम तबीब, निज़ाम उल मलिक ने कहा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो किस तरह लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करते और इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास इसका कोई तोड़ है? जी हाँ, तबीब ने जवाब दिया, इसका तोड़ मैंने साल की मेहनत से तैयार किया है, लेकिन मेरे अजीज निज़ाम उल मलिक, हम सिर्फ उस शख्स को वापस इसकी असलियत में ला सकेंगे जो मुजम्मिल जैसा इक्का दुक्का हमारे पास पहुंच जाएगा। हुस्न बिन सबा और इसके इब्लीसी गिरोह ने अपने जेर असर इलाकों में इज्तिमाई तौर पर लोगों को अपना गरुयदा बना लिया है। इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं। हाँ, आपके पास इसका एक इलाज मौजूद है, वो करें और इस इब्लीसी फितने को ख़त्म करें। ये है, फौज कुशी हमला करें, हुस्न बिन सबा, अहमद बिन अताश और उनके ख़ास गिरोह को सफ़ा हस्ती से मिटा दें और इसके बाद इस्लाम की तबलीग करें। ये तो हम कर ही रहे हैं, निज़ाम उल मलिक ने कहा। मैंने सुल्तान मुल्क शाह से हमले की इजाज़त ले ली है और इस हमले की क़यादत मैं खुद करूँगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचकर कदम उठाना होगा। तबीब नजम मदनी ने कहा, मैंने किसी ज़माने में किला अलमूद देखा था, अब तो सुना है कि इसके दिफाई इंतज़ामात और ज़्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि वो किला बुलंदी पर है। हाँ मोहतरम तबीब, निज़ाम उल मलिक ने कहा, ये फौजी और जंगी मसला है, ये मुझ पर छोड़ी। आप इतना करें कि मुजम्मिल आफंदी के दिमाग को इसकी असली हालत में ले आएं। कैद खाने की एक कोठरी में मुजम्मिल आफंदी चीख चलाकर थक गया था और दीवार के साथ पीठ लगाए फर्श पर बैठा था। इसका सर झुका हुआ था। दरवाजे की सलाखों के बाहर एक आदमी आकर रुक गया। मुजम्मिल, इस आदमी ने सरगोशी की। मुजम्मिल ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। मुजम्मिल आफंदी, इस आदमी ने अब जरा बुलंद सरगोशी की, यहाँ आओ। मुझे क्यों बल्ला रहे हो? मुजम्मिल आफंदी ने गरज कर कहा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं। आहिस्ता बोल अहमक आदमी, इस आदमी ने जरा और बुलंद सरगोशी में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यहाँ आओ। मुजम्मिल आफंदी सलाखों के करीब आकर इस आदमी के सामने बैठ गया। मुझे आज सुबह पता चला है कि तुम्हें कैद कर दिया गया है, इस आदमी ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से फरार करा दूंगा, खामोशी से यहाँ बैठे रहो, इन्हें तंग ना करो, वरना ये तुम्हें इतना मारे पीटेंगे कि तुम जान से ही हाथ धो बैठोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अलमूद से क्यों यहाँ आए थे। तुम्हें जिन लोगों ने भेजा है, मैं उनका जासूस हूँ और मुझे हर बात का इल्म है। इस कैद खाने में मेरा असर वाव रसूख चलता है। मैं भी निज़ाम उल मलिक को कत्ल करना चाहता हूँ, लेकिन अलमूद से इमाम हुस्न बिन सबा का पैगाम मिला है कि ये काम मुजम्मिल आफंदी करेगा। मुझे ये फर्ज सौंपा गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो मैं तुम्हें इसमें से निकालूं। तुम आराम से और मुकम्मल खामोशी से यहाँ बैठे रहो। तुम्हें यहाँ से निकलवाना और वापस अलमूद भेज देना मेरा काम है। क्या मैं निज़ाम उल मलिक को कत्ल कर सकूंगा? मुजम्मिल ने पूछा। पहला काम तुम्हें यहाँ से फरार कराना है, इस आदमी ने कहा। इसके बाद देखना कि निज़ाम उल मलिक को कत्ल करने का मौका मिल सकता है या नहीं। अगर 2 या 3 दिन मौका ना मिला तो तुम्हें वापस अलमूद भिजवा देंगे और मौका पैदा करके तुम्हें वापस ले आएंगे। एक काम कर सकते हो, मुजम्मिल आफंदी ने कहा। शमूना नाम की एक लड़की यहाँ है। हाँ मुजम्मिल, इस आदमी ने कहा। मैं उसे जानता हूँ, ये भी किया जासूसी हुई कि मैं शमूना को जान ना सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त वो निज़ाम उल मलिक के यहाँ गई हुई है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है। मुजम्मिल ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी परेशान किया जा रहा हो? नहीं, उस आदमी ने कहा, उसे कोई परेशानी नहीं। अगर तुम्हारे साथ ताल्लुकात की वजह से उसे भी मशकूक समझा गया होता
तो उसे तुम्हारे साथ ही कैद खाने में फेंक दिया गया होता। तुम चाहोगे तो उसे भी यहाँ से निकलवा कर तुम्हारे साथ भेज देंगे। मुजम्मिल आफंदी यूं मुतमईन हो गया जैसे दहकते हुए अनगारों पर पानी फेंक दिया गया हो। अब तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मेरे हाथ में होगा। इस आदमी ने कहा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं खुद तुम्हें खाना देने आया करो। अगर मैं ना आ सकूं तो जो कोई आदमी जो कुछ भी खाने पीने के लिए लाए वो आराम और इत्मीनान से लेकर खा लेना। यूं जाहिर करो जैसे तुम अंदर से मर गए हो और अब तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ भाई मेरे, मुजम्मिल ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तुम जाओ, लेकिन मेरे फरार का इंतजाम जल्दी करो। मैं कोशिश ये करूंगा कि निजाम उल मलिक को कत्ल करके वापस अलमूत जाऊं। ऐसा ही होगा मुजम्मिल, उस शख्स ने कहा और वो चला गया। शमूना निजाम उल मलिक के खास कमरे में बैठी तबीब नजम मदनी को सुना रही थी कि वो जब हुस्न बिन सबा के साथ थी तो किया तरीके इस्तेमाल करके अपने मतलब के लोगों को अपना शिकार बनाया जाता था। शमूना ने तबीब को ये भी बताया कि उसे और इस जैसी लड़कियों को तरबियत देकर इस्तेमाल किया जाता था। मुहतरम बुजुर्ग, शमूना ने कहा, हुस्न बिन सबा के पास जादू भी है और मैं ये भी जानती हूँ कि ये जादू उसने अहमद बिन अताश से सीखा है, लेकिन ये जादू कम ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बजाय एक और जादू इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई नहीं बच सकता। वो जादू में हूँ, मुझे देख लें। मैंने ये जादू अपने हाथों और अपनी जबान से चलाया भी है और चलता देखा भी है। तो अब मेरी बात सुनो शमूना, तबीब नजम ने कहा, अब तुम्हें यही जादू मुजम्मिल आफंदी पर चलाना है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा जादू आसानी से चल जाएगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि वो तुमसे दिल्ली नहीं बल्कि रूहानी मोहब्बत करता है। हाँ मेरे बुजुर्ग, शमूना ने कहा, मुजम्मिल को वापस उसी मकाम पर लाने के लिए मैं तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। आप मुझे कहेंगे कि अपनी जान दे दो तो मुजम्मिल अपनी असली हालत में आ जाएगा, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तबीब ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें और कुछ तरीका बताऊंगा, तुमने उसके मुताबिक अमल करना है। उस जमाने में ब्रेन वाशिंग की असतला से कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन ब्रेन वाशिंग का अमल मौजूद था और हुस्न बिन सबा ब्रेन वाशिंग का गैर मामूली तौर पर माहिर था और उसने जो तरीके वज़ा किए थे इन्हें आज के माहिरीन नफ्सियात और डॉक्टर भी मुस्तनद मानते हैं। मेरे अजीज निजाम उल मलिक, तबीब नजम मदनी ने कहा, अल्लाह ने हर जानदार का जोड़ा पैदा किया है, नर और मादा। क्या आपने जानवरों को देखा नहीं कि एक मादा की खातिर वो एक दूसरे का खून बहा देते हैं? इंसान को खुदा ने अकल दी है, जज्बात दिए हैं और कुछ हिस्से दी हैं, इसलिए इंसानी नर और मादा एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके सोच लेते हैं कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। मर्द की फितरत में औरत की तलब बड़ी शदीद होती है। मर्द ने जब भी धोखा खाया औरत के हाथों खाया। इस लड़की शमूना जैसी औरत एक दिलकश नशा बनकर अपनी पसंद के आदमी पर तारी हो जाती है। अगर औरत खुद गर्ज है और वो अपनी पसंद के मर्द से कोई दुनियावी फायदा उठाना चाहती है, मसलन इसके माल व अमूल पर कब्जा करना चाहती है, तो वो अपनी निस्वानियत के नशे के साथ कोई और नशा भी शामिल कर लेती है जो वो धोखे से उस शख्स को देती रहती है। उसके साथ वो प्यार व मोहब्बत की ऐसी ऐसी मसनूई हरकतें करती है कि इसके चुंगल में आया हुआ मर्द इसके कदमों में लौट पोट होता रहता है। हुस्न बिन सबा यही नुस्खा इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसकी अकल की तारीफ करता हूँ कि हशीश को जिस तरह उसने इस्तेमाल किया है वो आज तक और किसी के दिमाग में नहीं आया। मैं मुजम्मिल आफंदी के दिमाग पर जो हशीश के असरात हैं वो उतार दूंगा। क्या आप उसे कोई दवाई देंगे या कोई और तरीका इख्तियार करना है? निजाम उल मलिक ने पूछा। हाँ, तबीब नजम ने जवाब दिया, उसे दवाई पिलाई जाएगी, लेकिन आपने बताया है कि वो कैद खाने की कोठरी में बहुत ज्यादा अधम बर्पा कर रहा है। आप उसे दवाई किस तरह पिलाएंगे? ये काम आपको करना होगा। हाँ मुहतरम तबीब, निजाम उल मलिक ने कहा, मैंने एक इंतजाम तो किया है कि उस शख्स पर काबू पाया जा सके। जरा ठहरिए, मैं मालूम करता हूँ कि वो आदमी वापस आया या नहीं। निजाम उल मलिक ने दरबान को बल्ला कर पूछा कि वो आदमी आया है कि नहीं। दरबान को मालूम था कि किस शख्स के मुताल्लिक पूछा जा रहा है। इसने बताया कि वो अभी अभी आया है। निजाम उल मलिक ने उसे कहा कि उसे फौरन अंदर भेज दो। दरबान के जाने के थोड़ी देर बाद वही आदमी जो कैद खाने में हुस्न बिन सबा का जासूस बनकर मुजम्मिल आफंदी के पास गया और इसे ठंडा कर आया था, अंदर आया। कहो भाई, निजाम उल मलिक ने इससे पूछा, किया करके आए हो? सब ठीक कर आया हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। वो बिल्कुल ठंडा हो गया है।
میں نے اسے کہا ہے کہ آئندہ اس کے کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا۔ اس نے بخوشی یہ صورت قبول کر لی ہے، اس نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ آفرین، نظام الملک نے کہا۔ پھر وہ طبیب سے مخاطب ہوا، اب اسے وہ دوائی آسانی سے پلائی جا سکے گی جو آپ اسے دینا چاہیں گے۔ نظام الملک نے اس آدمی کو باہر بھیج دیا۔ میں آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، طبیب نے کہا۔ دوائی تو میرے پاس تیار ہے، یہ میرا پہلا تجربہ ہوگا۔ اس دوائی کا اثر یہ ہوگا کہ مزمل بے ہوش ہو جائے گا، یا یوں کہہ لے کہ سو جائے گا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دوائی کی مقدار ایک آدھ قطرہ بھی زیادہ ہو گئی تو اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے بزرگ، شمونا نے تڑپ کر کہا، اور طبیب کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کے لہجے میں بولی، ایسا نہ کہیں، جان لینی ہے تو میری لے لیں، موت واقع ہو تو میری ہو، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، اگر کہیں تو میں اس کی کول کوٹھری میں بند ہو جاتی ہوں، شب و روز اس کے ساتھ رہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ اسے واپس اپنی اصلی ذہنی اور جذباتی حالت میں لے آؤں گی۔ شمونا بیٹی، نظام الملک نے کہا، ہم مزمل جیسے قیمتی آدمی کو زیادہ دیر تک ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، میں بھی تمہاری طرح مزمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، طبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ضرور ہی مر جائے گا، میں نے صرف اظہار کیا ہے ایک خطرے کا، ہمیں یہ خطرہ مول لینے دو، زیادہ تر کام تو تم نے کرنا ہے، اور یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، آپ دوائی دیں، صرف یہ خیال رکھیں کہ اس کی مقدار کم رکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دوائی میں کیا ڈالا گیا ہے، طبیب نے کہا، یہ نایاب جڑی بوٹیوں سے بنی ہے جو ہمارے علاقے میں شاید ہی کہیں نظر آئے، اس میں صحرائی سانپ کے زہر کا کشتہ بھی شامل ہے، اس میں کچھوے کی چربی بھی ایک خاص عمل سے گزار کر شامل کی گئی ہے، یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحرائی سانپ ملنا کتنا دشوار ہے، صحرا کہاں ہے اور کون وہاں سانپ کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہوگا، بہرحال میں نے یہ سانپ حاصل کیا اور اس کا زہر مار کر دوائی میں شامل کیا۔ طبیب نے شمونا اور نظام الملک کو کچھ ہدایات دینی شروع کر دیں۔ سورج غروب ہو گیا، قید خانے کی راہداریوں کی مشعلیں جلا دی گئیں، کچھ دیر بعد قیدیوں میں کھانا تقسیم ہونے لگا۔ ایک سنتری نے مزمل آفندی کی کوٹھری کا دروازہ کھولا اور خود ایک طرف ہو گیا، کوٹھری میں وہ شخص داخل ہوا جو مزمل کو ٹھنڈا کر گیا تھا، اس نے کھانا اٹھا رکھا تھا، سالن اور روٹیوں کے علاوہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا تھا، مزمل یہ کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہارے چہرے پر حیرت کیوں؟ آدمی نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہارے کھانے کا انتظام میں کیا کروں گا، تمہیں اب یہی کھانا ملا کرے گا، میں نے تمہارے فرار کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں 2 یا 3 دن انتظار کرنا پڑے گا، آرام سے کھانا کھاؤ اور یہ دودھ پی لو، میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات مزمل کے کان میں اتنی دھیمی آواز میں کہی تھی کہ سنتری کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ کوٹھری کا دروازہ پھر بند ہو کر مقفل ہو گیا۔ سنتری اس راہداری میں جس میں مزمل آفندی کی کوٹھری تھی، آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا، یہ اس کی اور اس جیسے سنتریوں کی ہر رات کی ڈیوٹی تھی، لیکن یہ سنتری جب مزمل کی کوٹھری کے آگے سے گزرتا تھا تو اس کے قدم رک جاتے اور مزمل کو وہ سلاخوں میں سے غور سے جھانکتا تھا۔ مزمل کھانا کھا رہا تھا، سنتری دوسرے چکر پر آیا تو دیکھا کہ مزمل نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگا رکھا تھا۔ سنتری آگے نکل گیا اور کہیں رک گیا تھا، کچھ وقت گزار کر وہ پھر راہداری میں آیا اور حسب معمول مزمل کی کوٹھری کے سامنے آ کر بہت آہستہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ پیالہ فرش پر پڑا تھا، مزمل نے سارا دودھ پی لیا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ لگائے بیٹھا تھا، اس کا سر ڈول رہا تھا اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سنتری 2-4 قدم آگے گیا اور رک گیا، وہ پھر واپس آیا تو دیکھا کہ مزمل فرش پر پیٹھ کے بل پڑا تھا اور اس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ سنتری دوڑ پڑا اور راہداری سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی شخص آیا جو مزمل کا دوست بن کر اسے کھانا اور دودھ دے گیا تھا، سنتری اس کے ساتھ تھا۔ اس کے اشارے پر سنتری نے دروازہ کھولا، وہ شخص اندر گیا اور مزمل کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، اس نے مزمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ مزمل بیدار نہ ہوا۔ دوسری بار اس آدمی نے مزمل کے سر کو ذرا زور سے ہلایا، پھر بھی مزمل کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ آدمی اٹھا اور سنتری کو یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا کہ کوٹھری کو مقفل کر دو۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا راہداری سے نکلا، دوڑتا ہوا ہی قید خانے سے نکلا، باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا،
इस पर सवार होकर उसने एयर लगा दी। कैदखाना शहर से जरा दूर वीरान और बंजर से इलाके में था। इसने घोड़ा मुल्क शाह के दरवाजे पर जा रोका और वो कूदकर घोड़े से उतरा। वो दौड़ता हुआ अंदर चला गया। दरबान और मुहाफिज खड़े थे लेकिन इन्होंने उसे ना रोका। वो जानते थे कि ये शख्स आए तो उसे रोकना नहीं। वो एक कमरे में चला गया जहां तबीब नजम मदनी, निजाम उल मलिक और शमूना मौजूद थे। क्या खबर है? निजाम उल मलिक ने पूछा। बड़ी अच्छी खबर है, इस आदमी ने जवाब दिया। वही असर हुआ जो मोहतरम तबीब ने बताया था। वो इतनी गहरी नींद सो गया है कि मैंने इसे जोर जोर से हिलाया, इसके सर को झंझोड़ा, लेकिन इसके पपोटों में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। क्या वो जिंदा है? शमूना ने तरफ कर पूछा। हाँ, वो जिंदा है, इस आदमी ने जवाब दिया। क्या मैं इतना अहमक नजर आता हूँ कि मुझे सोए हुए और मरे हुए आदमी में फर्क मालूम ना हो? निजाम उल मलिक, तबीब नजम ने कहा, उसे यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद मुजम्मिल आफंदी की कोठरी का दरवाजा खिला। एक चारपाई कोठरी में दाखिल हुई जिसके साथ 4 आदमी थे। चारपाई फर्श पर रखकर इन आदमियों ने फर्श पर पड़े हुए मुजम्मिल को उठाया और चारपाई पर डाल दिया। असमी बेदारी के कोई आसार नहीं थे। इन आदमियों ने चारपाई उठाई और कोठरी से निकल गए। फिर वो कैद खाने से भी निकल गए। निजाम उल मलिक, तबीब और शमूना बेताबी से इंतजार कर रहे थे। इनमें शमूना बहुत ही बेचैन और बेताब थी। इसके हिस्सीन चेहरे पर घबराहट और दिल में दुआएं थीं। वो बार बार बाहर देखती थी। आखिर वो लोग मुजम्मिल को उठाए हुए आ गए और चारपाई उसी कमरे में ला रखी। शमूना ने लपक कर मुजम्मिल की कलाई पकड़ ली और इसकी नबज़ा महसूस की। इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान का तासुर आ गया। मुजम्मिल आफंदी जिंदा था। मुजम्मिल को उठाकर पिलिंगा पर डाल दिया गया और वो आदमी चारपाई उठाकर कमरे से निकल गए। शमूना, तबीब ने मुजम्मिल की नबज़ा पर उंगलियां रखे हुए कहा, खतरा टल गया है, नबज़ा बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर दवाई का असर वो होता जो मैंने बताया था कि हो सकता है, तो मुजम्मिल की नबज़ा इस वक्त तक खामोश हो चुकी होती। हम चले जाएंगे, तुम यहाँ रहूंगी और अगर तुम्हें सारी रात जागना पड़ा तो जागती रहना। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है और अच्छी तरह समझा दिया है कि तुमने क्या करना है। दूध वो रखा है, ये जाग उठे तो पहला काम ये करना कि उसे ये दूध पिला देना, और जो कुछ तुमने करना है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये फिर सो जाएगा, उसे जबरदस्ती बेदार करने की कोशिश ना करना। तुम खुद भी सो जाना। ये बहुत देर बाद कल दिन को किसी वक्त जागेगा। आज रात के पिछले खाओ से कुछ बेदार होना चाहिए। और शमूना, निजाम उल मलिक ने कहा, दरवाजे के बाहर 4 आदमी हर वक्त मौजूद रहेंगे। कोई मुश्किल पेश आ जाए या मुजम्मिल बेदार होकर फिर हंगामा बर्पा करे या भागने की कोशिश करे तो ये आदमी उसे संभाल लेंगे। अब ये सोच लो शमूना, तबीब नजम ने कहा, अब तुम पर मुनहसिर है कि इसे संभाल लेती हो या मजीद बिगाड़ देती हो। तुम खुद अकल वाली हो और मर्दों को लगाम डालना जानती हो। ये तो पहले ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। शमूना ने इन्हें तसल्ली दी कि वो मुजम्मिल को संभाल लेगी। वो दोनों कमरे से निकल गए और शमूना उसी पिलिंगा पर बैठ गई जिस पर मुजम्मिल पीठ के बल पड़ा धीमे धीमे खराटे ले रहा था। ये कमरा खास तौर पर मुजम्मिल आफंदी के लिए तैयार किया गया था। निजाम उल मलिक के घर का कोई कमरा उसी तरह तैयार किया जा सकता था, लेकिन तबीब ने वो मुनासिब ना समझा क्योंकि मुजम्मिल निजाम उल मलिक की दुश्मनी लेकर आया था। खतरा था कि बेदारी के बाद उसे पता चलता कि वो निजाम उल मलिक के घर में है तो वो फिर बेकाबू हो सकता था। निजाम उल मलिक ने सुल्तान मुल्क शाह को इस सारे वाक़ये से बाखबर रखा हुआ था। तबीब ने सुल्तान से कहा था कि वो इसके महल का एक कमरा इस्तेमाल करना चाहता है। सुल्तान ने बखुशी इजाज़त दे दी थी। इस कमरे की ज़ेब व ज़ीनत का एहतिमाम तबीब ने अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक किया था। बिस्तर निहायत नरम मिलाम और आरामदह था। कमरे के दरवाज़ों और खिड़कियों पर खास रंग के पर्दे लटकाए गए थे। कालीन बेश कीमत और दिलफरेब था। कमरे में खास किस्म के फूलों वाले पौधे जो गमलों में लगे हुए थे रखवाए गए थे। तबीब ने एक खास किस्म का अतर तैयार कर रखा था जो इसने थोड़ा थोड़ा बिस्तर पर और पर्दों पर मिल दिया था। शमूना के लिए तबीब ने कुछ सोचकर इंतखाब किया था कि ये कौन सा लिबास पहने। उसने कहा था कि वो बालों को बांध कर ना रखे बल्कि बाल खले छोड़ दे। उसे कमीज ऐसी पहनाई गई थी कि इसके कंधे और बाजू नंगे रखे गए थे। तबीब ने उसे बता दिया था कि वो अपने आप को किस तरह इस्तेमाल करेगी। तबीब ने जोर देकर कहा था कि अपने जिस्म को बचा कर रखे और अपनी रूह को प्यार और मोहब्बत के जरिए मुजम्मिल की रूह पर गालिब कर दे।
शमूना ने तबीब से कहा था कि वो इस खेल की महारत और तजुर्बा रखती है। मुजम्मिल के मामले में सहूलत ये थी कि वो एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते थे। शमूना सोए हुए मुजम्मिल को देखती रही, वो इसके बेदार होने का इंतजार कर रही थी। कभी वो उठ खड़ी होती और कमरे में टहलने लगती, कभी वो मुजम्मिल के बालों में उंगलियां फेरने लगती। इसका अंदाज एक माँ जैसा था, जिसका बड़ा ही प्यारा बच्चा सोया हुआ हो। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी, शमूना को गुनूदगी आने लगी थी। वो सो ही जाने को थी कि मुजम्मिल के जिस्म को हरकत हुई। शमूना बेदार हो गई और मुजम्मिल के बिलिंगा पर जा बैठी। मुजम्मिल ने करूट बदली, शमूना को मालूम था कि अब उसने क्या करना है। मुजम्मिल ने करूट इस तरह बदली थी कि उसका मुंह शमूना की तरफ था। शमूना उसके साथ लगकर बैठी हुई थी। मुजम्मिल का एक हाथ शमूना की गोद में आ गया। शमूना वो हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आहिस्ता आहिस्ता मुसलने लगी। फिर इसने मुजम्मिल के बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दें। मुजम्मिल की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खलने लगें। मुजम्मिल, शमूना ने इस पर झुककर अपने होंठ मुजम्मिल के कान के करीब करके कहा, तुम मेरे पास आ गए हो, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मुजम्मिल की आंखें पूरी की पूरी खल गईं और वो पीठ के बल हो गया। शमूना इस पर इस तरह झुक गई कि उसके रेशम जैसे खले बाल मुजम्मिल के गालों और गर्दन पर रेंगने लगे। मैं कहाँ हूँ? मुजम्मिल ने खौफनाक आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे पास हो, शमूना ने प्यार भरी आवाज में कहा। तुम इस प्यार की जन्नत में आ गए हो, जहाँ कोई किसी का खून नहीं बहा सकता। मैं हूँ तुम्हारी रूह। मैं कैद खाने में हूँ। मुजम्मिल ने पूछा, जैसे नींद में बोल रहा हो। हाँ, तुम मेरे दिल के कैद खाने में बंद हो, शमूना ने पहले से ज्यादा प्यारी आवाज में कहा। तुम मेरी मोहब्बत की जंजीरों में बंधे हुए हो। मुजम्मिल आफंदी की आंखें पूरी तरह खल गईं। इसके और मुजम्मिल आफंदी के चेहरे के दरमियान फासिला ना होने के बराबर था। इसका एक हाथ अपने आप ही शमूना के बालों में उलझ गया। शमूना के होंठों पर तबसम था। इसने आंखें मुजम्मिल की आंखों में डाल दें। तबीब ने हिदायत दी थी, उनके मुताबिक उसने मुजम्मिल के साथ बातें की। इसका असर ये हवा कि मुजम्मिल एक झटके से उठकर बैठ गया। वो कमरे को देखने लगा। इसकी नजरें सारे कमरे में घूम गईं। शमूना, मुजम्मिल ने धीमी सी और हैरत ज़दा सी आवाज में पूछा, तुम कब आई? तुम झूठ तो नहीं बोलूंगी, मैं कहाँ सोया था? मैंने शमूना, मैंने शायद ख्वाब देखा है। इसके माथे पे शिकन जाहिर हुई, जैसे वो जहन के वीराने में कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। शमूना नहीं चाहती थी कि मुजम्मिल एक बार फिर सो जाए। वो उसे बेदार रखना चाहती थी और उसे वापस उसी जहनी कैफियत में लाना चाह रही थी, जिस कैफियत में वो हुस्न बिन सबा को कत्ल करने के इरादे से रवाना हुआ था। लेकिन तबीब मदनी ने उसे कहा था कि ये जाग उठे तो उसके साथ एक दो बातें करना और ये तुम्हें पहचान ले कि तुम शमूना हो, और इसके बाद उसे फिर दूध का प्याला दे देना। शमूना को मालूम था कि इस दूध में वही दवाई शामिल की गई है, लेकिन इसकी मिकदार अब कम रखी गई है। मुजम्मिल, शमूना ने इसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, तुम बड़े लंबे और बड़े कठिन सफर से वापस आए हो। मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी, फिर सो जाओ, थकन दूर हो जाएगी। ना तो मैं तुम्हारे पास बैठोगी और फिर हम फिर वही प्यार की बातें करेंगे। शमूना उठी और दूध का प्याला उठा लाई। मुजम्मिल उसे हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। शमूना ने प्याला अपने हाथों में ही रखा और इसके होंठों से लगा दिया। मुजम्मिल ने 2-3 सांसों में दूध पी लिया। दूध में इतना मीठा डाला गया था जिससे दवाई का जायका दब गया था। मुजम्मिल फिर गुनूदगी में चला गया। शमूना को तबीब ने बताया था कि ये फिर गुनूदगी में जाएगा, तो उसके साथ किया बातें करनी है और इस वक्त तक ये बातें करनी है जब तक यकीन ना हो जाए कि ये सो गया है। शमूना ने अब जो प्यार की बातें शुरू की तो उसके अपने आंसू निकल आए। प्यार की उन बातों में एक इंसान की दूसरे इंसान से मोहब्बत की बात नहीं थी, बल्कि बनी नौ इंसान की मोहब्बत उन बातों में रची बसी हुई थी। तबीब का दरअसल मतलब ये था कि गुनूदगी के आलम में मुजम्मिल के जहन से तखरीबकारी और कत्ल के ख्यालात निकालकर इसमें प्यार और मोहब्बत और रूहानियत का नूर भरा जाए। शमूना ने ऐसे पर असर तरीके से ये बातें आहिस्ता आहिस्ता की कि मुजम्मिल ने शमूना का एक हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगाया और इसके साथ ही वो गहरी नींद सो गया। शमूना को ऐसी बुरी नींद आई थी कि वो भी वहीं लुढ़क गई और सो गई। सुबह तुलू हुई तो तबीब और निज़ाम उल मलिक ये देखने आए कि रात किस तरह गुजरी है। निज़ाम उल मलिक ने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। खासी देर गुजर जाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना आया, ना शमूना बाहर निकली। तो उसने एक बार फिर दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब ना आया तो निज़ाम उल मलिक ने दरवाज़ा खोला और तबीब को साथ लेकर वो अंदर चला गया।
देखा कि शमूना इस तरह गहरी नींद सोई हुई थी कि उसका सर मुजम्मिल के सीने पर था और इसकी टांगें पिलिंगा से नीचे लटक रही थी। मुजम्मिल हल्के हल्के खराटे ले रहा था। तबीब ने वो प्याला देखा जिसमें रात को पिलाने वाला दूध का प्याला खाली था। आए निजाम उल मलिक, तबीब ने कहा, शमूना ने उसे रात को दूध पिला दिया था, प्याला खाली पड़ा है, ये दोपहर के बाद जागेगा। शमूना शायद जल्दी जाग उठे, इसकी नींद बताती है कि ये रात भर सो नहीं सकी। दोनों कमरे से निकल गए। 3 दिन और रात मुसलसल मुजम्मिल को ये दवाई दूध में मिलाकर पिलाएं जाती रही। हर बार दवाई की मिकदार कम करते चले गए। वो जब बेदार होता था तो शमूना इसके साथ इस तरह की बातें करती थी जिस तरह उसे तबीब नजम मदनी ने बताई थी। उस वक्त मुजम्मिल का जहन नीम बेदार होता था और शमूना जिस प्यारे अंदाज में बात करती थी वो इसके जहन में उतरती चली जाती थी। ये अमल तबीब की निगरानी में जारी रखा गया और चौथे दिन उसे कोई दवा ना देंगी। जब वो बेदार हुआ तो तबीब ने इसके पास बैठकर इसकी कनपटियां अपने दोनों अंगूठों से आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू कर दें और इसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें की। ये एक कस्म का वो अमल था जिसे आज हपनाटाज़म कहते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग जैसा ही एक अमल था जो 7-8 रोज चलता रहा और कामयाब रहा। मुजम्मिल खासी तेजी से अपने आप में आ गया। तबीब को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी असली जहनी कैफियत में आ जाएगा। तबीब की दवाई का अपना असर तो था ही, खुद तबीब ने कहा कि इस दवाई के असर को तेज और कई गुनाह ज्यादा करने में शमूना का हाथ था। एक रोज निजाम उल मलिक मुजम्मिल के सामने आया। कोई नहीं बता सकता था कि मुजम्मिल का रद्द अमल और रवैया किया होगा। तबीब नजम भी वहां मौजूद था और शमूना भी थी। कमरे के दरवाजे के साथ ही बाहर निजाम उल मलिक के मुहाफिज तैयार खड़े थे। मुजम्मिल आफंदी ने निजाम उल मलिक को देखा। इसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। निहायत आहिस्ता आहिस्ता उठा। निजाम उल मलिक बाजू फैलाकर और होठों पर मुस्कुराहट लिए हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। मुजम्मिल ने भी बाजू फैला दिए और दूसरे लम्हे वो एक दूसरे के बाजुओं में थे। क्यों मुजम्मिल? निजाम उल मलिक ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से पूछा, कहाँ चले गए थे? मैं तो समझा था कि तुम चले ही गए हो। ये तो मैं बता नहीं सकता। मुजम्मिल ने कहा, आपको देखकर कुछ याद आता है। ये भी याद आता है कि आपने मुझे जाने से रोका था और मैं फिर भी चला गया था। और अब? निजाम उल मलिक ने बड़े प्यारे लहजे में पूछा, अब तो नहीं जाओगे? नहीं, मुजम्मिल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं जाऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2-3 दिन और गुजरे तो मुजम्मिल को सब कुछ याद आने लगा। अब ऐसा कोई खतरा नहीं था कि इसकी हालत फिर बिगड़ जाएगी। इस पर एक और ही कसम की कैफियत तारी हो गई। ये पछतावे, शर्मिंदगी और हुस्न बिन सबा से इंतकाम लेने वाली कैफियत थी। निजाम उल मलिक और शमूना ने उसे अपने पास बिठाया और 1-2 दिन सिर्फ करके उसे इस कैफियत से निकाल लिया। मुजम्मिल आफंदी, एक रोज निजाम उल मलिक ने उसे कहा, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि वहाँ तुम्हारे साथ क्या सुलूक हुआ था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये बातिनी किस तरह तुम जैसे जज्बे वाले आदमी पर भी गालिब आ जाते हैं और उसे अपना आला कार बना लेते हैं। मैं बता सकता हूँ, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, मुझे वहाँ गुजरा हुआ एक लम्हा याद आ गया है। मैं खुद चाहता हूँ कि आपको वो सारी रुदात सुनाऊं। आप किसी और ख्याल से मुझसे वो बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस ख्याल से आपको सुनाना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मैं कितना मजबूर हो गया था। मेरा दिमाग मेरे काबू से निकल गया था। वो भूल जाओ, निजाम उल मलिक ने कहा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे बताओ कि तुम्हारे जहन पर कब्जा किस तरह किया गया था। इन्होंने मुझे कॉल कोठरी में बंद कर दिया। मुजम्मिल आफंदी ने कहा, इस कोठरी में ऐसी बदबू थी जैसे वहाँ मर्दार या इंसानी लाशें गल सड़ रही हूँ। मुझे 3 दिन ना कुछ खाने के लिए दिया गया और ना पीने के लिए पानी का एक घूंट दिया गया। एक तरफ मेरा खून खोलता था, अबलता था कि मैं धोखे में आ गया हूँ। अगर मैं हुस्न बिन सबा को कत्ल कर चुका होता तो फिर वो मुझे कैसी ही अजियतें क्यों ना देते। मैं बर्दाश्त कर लेता और इस मौत को खिंदा पेशानी से कबूल कर लेता जो आहिस्ता आहिस्ता और मुझे अजियतें दे देकर मारती। दूसरी तरफ जिस्म जवाब दे रहा था। मैं 7-8 दिन भूखा रह सकता था, लेकिन पानी के बगैर एक दिन भी गुजरना मुहाल था। इस कमरे में जो बदबू थी वो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि ये कैसी थी। इस बदबू ने मेरा दिमाग माउफ करके रख दिया। फिर मैं खुद अपना खून पी रहा था, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा नहीं हुआ था। एक तरफ भूख और प्यास और दूसरी तरफ ये जलना और कुढ़ना। तीसरे चौथे दिन मुझे यूं महसूस होने लगा कि मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा, बल्कि पागलपन शुरू हो चुका था।
پھر ایک روز مجھے آدھی روٹی اس طرح دی گئی کہ دروازہ کھلا اور وہیں سے ایک آدمی نے میری طرف آدھی روٹی اس طرح پھینکیں جیسے کتے کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ اس نے مٹی کا ایک غلیظ پیالہ دروازے کے قریب رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں اپنی خودداری اور اپنے وقار کو بھول گیا تھا۔ میں کتوں کی طرح ہی روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹ پڑا اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اس چھوٹے سے پیالے تک گیا جو وہ آدمی دروازے کے اندر رکھ گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا سالن تھا۔ میں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس چیز کا شوربہ تھا یا گدلا نمکین پانی تھا۔ میں لقمے اس میں ڈبو ڈبو کر حلق میں اتارتا گیا۔ یہ روٹی ذرا سی دیر میں ختم ہو گئی اور اس سے میری بھوک اور تیز ہو گئی۔ میں اٹھا اور دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چلانے لگا کہ مجھے اور روٹی دو، خدا کے لیے مجھے اور روٹی دو۔ ایک سنتری آیا، میں دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے سلاخوں کے درمیان سے میرے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ میں پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ سر کا پچھلا حصہ دیوار سے بڑی زور سے ٹکرایا تھا جس سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر غشی میں پڑا رہا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں کوٹھری میں نہیں تھا۔ وہ ذرا بہتر اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ میں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں برچھی لیے میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں تو اس آدمی نے میرے پہلو میں پاؤں سے ٹھوکر لگا کر کہا، ہوش آ گئی ہے؟ میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی باہر نکل گیا، پھر وہ فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کی چال ڈھال ڈیل ڈول اور لباس ایسا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ شخص کوئی بڑا عہدہ دار ہے۔ مزمل آفندی نے آگے اپنی جو داستان سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ یہ معزز آدمی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مزمل آفندی، اس آدمی نے کہا، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ پانی۔ مزمل کے منہ سے جیسے سسکی نکلی ہو، پانی پانی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اس عہدے دار نے کہا، میرے سوال کا جواب دو گے تو پانی مل جائے گا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ قتل ہونے کے لیے۔ مزمل نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے باہر دھکیلے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، عہدے دار نے کہا۔ مزمل آفندی کا منہ پیاس کی شدت سے کھل گیا تھا۔ وہ تو اب سرگوشی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں۔ اس کے ہونٹ ہلے، صاف پتا چلتا تھا کہ اس نے 2 مرتبہ پانی پانی کہا ہے۔ نہیں، عہدے دار نے کہا، پانی نہیں ملے گا۔ مزمل کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ ایک طرف لڑھک گیا۔ پیاس کی شدت نے اس پر غشی طاری کر دی تھی۔ مزمل آفندی ہوش میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ فرش پر نہیں، ایک نرم سے بستر پر پڑا ہے۔ اس کے پاس ایک نوخیز دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مزمل نے آنکھیں کھولیں تو اسے سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ اس لڑکی کی دلفریب مسکراہٹ تھی۔ مزمل نے نظام الملک کو سنایا کہ وہ اسے خواب سمجھا۔ اٹھو مزمل، لڑکی نے بڑے پیار سے کہا، کھانا کھا لو۔ پانی۔ مزمل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسلی۔ پانی۔ مزمل کا منہ کھلا رہا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور اس کی زبان بگڑ گئی تھی۔ خالی پیٹ پانی نہیں دونگی، لڑکی نے کہا، پہلے کھانا کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، پھر پانی پینا۔ مزمل اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس لڑکی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ مزمل نے دیکھا کہ یہ نہایت اچھا سجا سجایا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک گول میز رکھی ہوئی تھی اور اس میز پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ تب مزمل کو پکے ہوئے گوشت اور روٹیوں کی بو محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا اور میز کے قریب پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سالن ایک قسم کا نہیں بلکہ 3-4 قسم کے سالن تھے۔ یہ کسی شہزادے یا بہت بڑے حاکم کا کھانا تھا۔ مزمل آفندی ذرا جھینک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھانا اس کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ اس قدر بھوکا تھا کہ اس نے نتائج سے بے پرواہ کھانا شروع کر دیا۔ وہ شائستہ اور معزز خاندان کا تہذیب یافتہ بیٹا تھا، لیکن بھوک اور پیاس نے اس کا دماغ ایسا ناکارہ کر دیا تھا کہ وہ جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا تھا کہ سالن میز پر گر رہا ہے۔ وہ دسترخوان کے آداب بھول چکا تھا۔ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے چند ایک نوالا حلق سے اتار کر وہ سراہی پر لپکا جو میز پر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی بڑی تیزی سے آئی اور اس نے مزمل کے ہاتھ سے سراہی لے لی۔ پانی میں پلاؤں گی، لڑکی نے کہا، بہت تھوڑا تھوڑا، ایک ایک گھونٹ بلاؤں گی، ایک ہی بار پانی نہیں پینا۔
लड़की ने एक खोशनुमा प्याले में थोड़ा सा पानी डालकर मुजम्मिल को दिया। मुजम्मिल एक ही बार ये पानी पी गया और फिर खाने पर टूट पड़ा। थोड़ा सा खाना खाकर वो फिर सराही पर झपटा, लेकिन लड़की ने पहले की तरह इसके हाथ से सराही ले ली और अब जरा ज्यादा पानी प्याले में डाल दिया। मुजम्मिल ने वो पानी भी एक ही सांस में पी डाला। देखते ही देखते मुजम्मिल तमाम रोटियां और इतने ज्यादा सालन साफ कर गया, यूं पता चलता था जैसे सालन वाले बर्तन धुले हुए हैं। मुजम्मिल ने साफ कर दिया था, अब के उसने लड़की से पानी मांगा। अब पानी नहीं, लड़की ने बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट से कहा, अब शरबत पिलाऊंगी। लड़की ने एक और सराही उठाई और इसमें से शरबत गिलास में अनडील दिया, जो मुजम्मिल ने उठाकर एक ही बार खाली कर दी। मुजम्मिल आफंदी लड़की से पूछना चाहता था कि उसे इतनी गलीज कोठरी से निकाल कर यहाँ क्यों लाया गया है और ऐसा अमीराना खाना उसे क्यों दिया गया है, लेकिन वो कुछ भी ना पूछ सका, क्योंकि इस पर गुनूदगी तारी हो गई थी और वो बिस्तर की तरफ देखने लगा था। लड़की ने उसे कहा कि वो सो जाए। वो उठकर बिस्तर पर बैठा तो हैरत ज़दा नज़रों से लड़की को देखने लगा। इसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन ये सवाल जबान पर आने से पहले इसकी आंखें बंद हो गई और लड़की ने उसे सहारा देकर पिलिंगा पर लिटा दिया। सुबह जब मुजम्मिल इस कमरे से निकला तो उसने यूं महसूस किया जैसे ये दुनिया बिल्कुल ही बदल गई हो। इसके सामने एक वसी बाग था, जिसमें ऐसे ऐसे फूल थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। घास बहुत हैसर सब्ज थी और ये घास ऊपर से इस तरह तराशी हुई थी जैसे जमीन पर सब्ज रंग का कालीन बिछा हुआ हो। मुजम्मिल आगे बढ़ा तो कमरे से लड़की निकल आई, वो भी इसके साथ चल पड़ी। क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? मुजम्मिल ने लड़की से पूछा, मुझे इस गलीज कोठरी में से निकाल कर उस अमीराना कमरे में क्यों लाया गया है और ऐसा मुरग्गन और परलतीफ और लजीज खाना क्यों दिया गया है? तुम्हें इमाम के हुक्म से कैद खाने से निकाला गया है, लड़की ने जवाब दिया, और ये खाना उसी के हुक्म से तुम्हें खिलाया गया है और मुझे इमाम ने ही तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। कौन इमाम? मुजम्मिल ने हैरत सा हो के पूछा। इमाम हुस्न बिन सबा, लड़की ने जवाब दिया। मुजम्मिल चलते चलते रुक गया और उसने हैरत ज़दगी के आलम में लड़की को देखा। लड़की मुस्कुरा रही थी। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मुजम्मिल ने कहा, जैसे अपने आप से बात कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लड़की ने कहा। इमाम को कल बताया गया है कि तुम उसे कत्ल करने के लिए आए थे। इसे ये भी बताया गया कि तुम्हें कैद खाने की इंतहाई गलीज कोठरी में बंद कर दिया गया है। इमाम ने तुम्हें कैद खाने में डालने वालों को बुलाया और हुक्म दिया कि इन्हें 20-20 कोड़े लगाए जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके हुक्म के बगैर एक मेहमान को कैद खाने में डाल दिया था। इस तरह तुम्हारी रिहाई का हुक्म दिया गया और तुम यहाँ पहुँच गए। क्या तुम वाकई हुस्न बिन सबा को कत्ल करने आए थे? हाँ, मुजम्मिल ने यूं कहा जैसे उसे शर्मिंदगी थी कि वो हुस्न बिन सबा को कत्ल करने आया है। इमाम किस वक्त यहाँ आएगा? लड़की ने कहा, या वो तुम्हें अपने पास बुलाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ ना आए? मुजम्मिल ने पूछा, और क्या ये मुमकिन है कि वो मुझे अपने पास ना बुलाए? तुम ये क्यों सोच रहे हो? मैंने अगर उसे कह दिया कि मैं उसे कत्ल करने आया था, तो वो फिर मुझे अपने कैद खाने में फेंक देगा। मुजम्मिल ने कहा, मैं इसके आगे झूठ नहीं बोल सकूंगा। तुम नहीं जानते मुजम्मिल, लड़की ने कहा। इमाम हुस्न बिन सबा एक बरगजीदा और अल्लाह की बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। वो सिर्फ सच सुनता है और सच बोलता है। तुम साफ कह देना कि मैं आपके दुश्मनों से मुतासिर होकर आपको कत्ल करने चला आया था। लड़की मुजम्मिल के साथ बातें करते हुए हुस्न बिन सबा की ऐसी तस्वीर पेश करती रही जो किसी फरिश्ते की या किसी पैगंबर की ही हो सकती थी। बातें करते करते वो मुजम्मिल को वापस कमरे में ले आई। मुजम्मिल ने कमरे में पहुंचते ही इससे शरबत की फरमाइश की, जो लड़की ने गुज़श्ता रात उसे पिलाया था। सराही कमरे में ही रखी थी। लड़की ने उसे प्याला भर दिया, जो मुजम्मिल ने पी लिया। मुजम्मिल का जी चाहता था कि ये लड़की इसके साथ बातें करती रहे और वो खुद भी बोले और बोलता ही चला जाए। इस गलीज और बदबूदार कोठरी की कैद ने, भूख और प्यास ने इसके दिमाग पर ऐसा असर किया था जैसे इसकी सोचने की सलाहियत सो गई हो या आधी से ज्यादा सलाहियत मर ही गई हो। फिर इसके दिमाग पर ये लड़की और इसकी बातें गालिब आ गईं। बात वही हुई कि एक तो ये लड़की नशा बनकर इस पर तारी हुई और दूसरी ये बात कि इस लड़की ने उसे हशीश पिलानी शुरू कर दी थी। मुजम्मिल के जहन पर और ज़मीर पर भी अब कोई बूझ नहीं था। वो ऐसे एहसास से सरशार और मखमूर हुआ जा रहा था जैसे वो बातिनीवा में से ही हो, और ये एहसास भी कि वो मुकम्मल तौर पर होश में है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुजम्मिल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। लड़की ने जाकर दरवाज़ा खोला।
امام تشریف لا رہے ہیں۔ مزمل کو باہر سے آواز سنائی دی۔ لڑکی نے دروازے کے دونوں کواڑ کھول دیے۔ حسن بن صبا کمرے میں داخل ہوا۔ مزمل اسے دیکھ کر اٹھا اور حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہا۔ لڑکی دروازہ بند کر کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں حسن بن صبا اور مزمل رہ گئے۔ حسن بن صبا کے چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ مزمل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور حسن بن صبا آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ یہی وہ حسن بن صبا تھا جسے قتل کرنے کو مزمل اس قدر بے تاب تھا کہ منع کرنے کے باوجود وہ اسے قتل کرنے یہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے دماغ میں یہ بھی سوچ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حسن بن صبا کا سامنا کس طرح کرے اور کیا کہے۔ اس کا دل اس جذبے سے خالی ہو چکا تھا جو جذبہ اسے یہاں لایا تھا۔ دہکتے ہوئے انگارے برف کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ مزمل آفندی، حسن بن صبا نے مزمل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ تم میرے قلعے میں مہمان بن کر آئے اور تمہیں ان بدبختوں نے قید خانے میں بند کر دیا۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ حسن بن صبا مزمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور مزمل یوں محسوس کر رہا تھا جیسے یہ شخص اس کی روح میں اتر گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس نے اتنا ہی محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہ دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہے، نہ زبان میں حرکت ہو رہی ہے۔ حسن بن صبا نے چکشا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے چپے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ میں تلوار تھی۔ مزمل نے جب حسن بن صبا کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے موت نظر آنے لگی۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ یہ لو، حسن بن صبا نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مزمل کو پیش کی اور بولا، تلوار لو اور مجھے قتل کرو۔ مزمل تلوار کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اس کی نظریں حسن بن صبا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ حسن بن صبا نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مزمل نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حسن بن صبا نے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ مزمل خاص طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ تلوار سے حسن بن صبا کی گردن اڑا دے۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ حسن بن صبا کو وہ اپنا نہیں بلکہ اسلام کا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ حسن بن صبا کچھ دیر مزمل کی طرف پیٹ کر کے کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ مڑا اور اس نے مزمل کا سامنا کیا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اب تک میرا سر تمہارے ہاتھوں میں میرے جسم سے الگ ہو چکا ہوتا۔ حسن بن صبا نے کہا، تم ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر یہاں آ گئے ہو جو میری صداقت سے واقف نہیں۔ سلطنت سلجوقی سلطان نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی طاقت ابھرے جو بنی نوع انسان کو ان سلطانوں اور بادشاہوں سے آزاد کرا دے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تم تلوار چلاؤ، تلوار میرے جسم کے قریب آ کر رک جائے گی کیونکہ اللہ نے ابھی میرے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ مزمل کی برین واشنگ پہلے ہی ہو چکی تھی، اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ حسن بن صبا نے پوری کر دی۔ مزمل نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائی اور حسن بن صبا کے آگے دو زانو ہو کر اس نے ہاتھ آگے کیے اور تلوار حسن بن صبا کو پیش کی۔ حسن بن صبا نے تلوار لے لی اور چپے کے اندر نیم میں ڈال لی۔ مزمل آفندی، حسن بن صبا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تم میرے مہمان ہو، میرے ساتھ آؤ۔ مزمل آفندی حسن بن صبا کے ساتھ چلا گیا۔ حسن بن صبا نے غالباً دیکھ لیا تھا کہ مزمل دلیر اور خطرہ مول لینے والا جوان ہے اور یہ بڑا ہی آسان شکار ہے، اس لیے حسن بن صبا نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ محترم وزیر اعظم، مزمل نے نظام الملک کو اپنی یہ پراسرار داستان سناتے ہوئے کہا، حسن بن صبا مجھے جب اپنے ساتھ لے گیا تو میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گیا جسے میں آج ایک بڑا ہی حسین اور طلسماتی خواب سمجھتا ہوں۔ اگر جنت کا وجود ہے تو میں نے وہ حسن بن صبا کی دنیا میں دیکھی ہے۔ آج جب میں اپنے ہوش و حواس میں آ گیا ہوں، اس جنت کو خواب ہی سمجھتا ہوں۔ حسن بن صبا میرے ساتھ خاص طور پر شفقت کرتا تھا۔ میں اسے یوں مقدس اور متبرک شخصیت سمجھنے لگا تھا کہ آسمان پر خدا ہے تو زمین پر حسن بن صبا ہے۔ اس نے چند دنوں میں ہی مجھے اپنے راز دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے نہایت پرکشش طریقے سے مجھے آپ کے خلاف کیا اور میرے دل میں آپ کی دشمنی بھر دی۔ میں تو بہت جلدی آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حسن بن صبا کو مجھ پر ایسا اعتبار آیا کہ اس نے اپنے کچھ راز بھی مجھے دے دیے۔ اب دوسری باتوں کو چھوڑو، نظام الملک نے کہا، میں راز کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ مزمل آفندی نے راز کی جو باتیں سنائیں وہ ابوالقاسم رفیق دلاوری نے متعدد مورخوں کے حوالوں سے آئمہ تلبیس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ وہ یوں ہے کہ حسن بن صبا نے اپنے خاص مریدوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔
ایک گروہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، لیکن اس گروہ کے آدمی عام لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ حاکموں اور سرداروں کی سطح کے لوگوں سے ملتے اور انہیں اپنے نظریات بتاتے اور ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ یہ سرکردہ لوگ ان کے ہمنوا ہو جاتے تھے۔ دوسرے گروہ کے آدمیوں کو رفیق کہا جاتا تھا۔ یہ حسن بن سبا کا ذاتی حلقہ تھا اور تمام رفیق اس کے اس حلقے میں شامل تھے۔ تیسرا گروہ فدائیہ کا تھا۔ یہ جاں باز لوگ تھے جن میں سے وہ کسی کو حکم دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو وہ شخص تلوار اپنے دل میں اتار لیتا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ اس تیسرے گروہ میں جو لوگ شامل تھے اور جنہیں شامل کیا جا رہا تھا وہ تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی فطرت میں خونخواری اور مردم کوشی بھر دی گئی تھی۔ انہیں بلہ کا گوشت کھلایا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ بلہ جب حملہ کرتی ہے تو بڑی غضبناک ہو کر حملہ کرتی ہے اور اپنے شکار کو مار کر ہی دم لیتی ہے۔ فدائیہ کو تو بلہ کا گوشت کھلایا جاتا تھا، لیکن رفیقوں کو یعنی دوسرے گروہ کے آدمیوں کو بادام، شہد اور کلونجی کھلائی جاتی تھی۔ یہ خوراک ان کے جسموں میں گرمی پیدا کرتی تھی اور جب یہ گرمی دماغ کو چڑھتی تھی تو انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اسی وقت پورا کرتے تھے۔ رفیق آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے تھے، لیکن فدائی اپنے شکار کو دھوکے میں لوکر زمین دوز طریقوں سے ختم کرتے تھے۔ حسن بن سبا نے جتنی تاریخی شخصیتوں کو قتل کروایا ہے وہ انہیں فدائیہ کے ہاتھوں کروایا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے سلسلے میں آپ کو حسن بن سبا کی جنت اور اس کی دنیا کے خفیہ گوشے تفصیل سے ملیں گے۔ یہاں بات صرف مزمل آفندی اور نظام الملک کی ہوگی۔ نظام الملک نے قلعہ علموت پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کی فوج کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ مزمل، نظام الملک نے پوچھا، کیا اب بھی تم چاہتے ہو کہ اکیلے جا کر حسن بن سبا کو قتل کر دو گے؟ نہیں وزیر اعظم، مزمل نے جواب دیا، مجھے علموت جانے سے روکنے والے سچ کہتے تھے کہ انسان حسن بن سبا کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے، اسے دھوکے میں لوکر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حسن بن سبا کو زندہ رہنے کا حق دے رکھیں۔ اگر آپ میرے مشورے کو قبول کریں تو میں یہی کہوں گا کہ فوج کشی کے بغیر آپ باطنیوہ کے پھیلتے ہوئے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ میں کچھ دن اس دنیا میں گزار آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ نے حسن بن سبا کا راستہ نہ روکا تو وہ دن جلدی آ جائے گا جب سلطنت سلجوق پر بھی حسن بن سبا کی بادشاہی ہوگی۔ نظام الملک نے اپنی فوج کو قلعہ علموت پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ خونریزی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس نے سلطان ملک شاہ سے کہا کہ وہ حسن بن سبا کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیجنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی اور اسی روز ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ علموت بھیج دیا گیا کہ حسن بن سبا اپنی یہ سرگرمیاں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں ختم کر دے اور سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کر لے۔ ایلچی چلا گیا اور علموت پہنچ کر وہ حسن بن سبا سے ملا اور اسے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا پیغام دیا۔ اپنے سلطان کو اور نظام الملک کو میرا پیغام دینا۔ حسن بن سبا نے کہا، میں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اے نظام الملک، ہم دونوں اکٹھے پڑھے ہیں اور ایک ہی استاد سے پڑھے ہیں، مجھے تم اس زمانے سے جانتے ہو، میں تمہیں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ علموت کا کبھی رخ نہ کرنا اور اے سلطنت سلجوق کے سلطان ملک شاہ اپنی سلطنت کی حدود میں رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ مجھے میری دنیا میں آزاد رہنے دو۔ اگر تمہیں میرا یہ مشورہ اچھا نہ لگے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا اور تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایلچی وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حسن بن سبا نے اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ، حسن بن سبا نے اسے کہا، تم شاید سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، یا شاید تم یہ سمجھے ہوگے کہ میں نے ویسے ہی بڑھ ماری ہے۔ میں تمہیں اپنے الفاظ کو عملی شکل میں دکھاتا ہوں۔ حسن بن سبا کے حکم سے 100-150 آدمی جو دراصل اس کے فدائین تھے وہاں ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، حسن بن سبا ان سے مخاطب ہوا، میں تم سے کسی ایک کو اللہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے۔ تمام آدمی ایک ہی بار آگے آ گئے اور ہر ایک نے بلند آواز سے کہا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حسن بن سبا نے ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، وہ آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو قتل کر دوں، حسن بن سبا نے اسے کہا۔ جواں سال آدمی نے اپنے کمربند میں عرصہ ہوا خنجر نکالا، خنجر کی نیم الگ کر کے پرے پھینکی اور خنجر پوری طاقت سے اپنے دل میں اتار دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی زور کا نعرہ نکلا، امام حسن بن سبا زندہ باد، اور اس کے بعد وہ آدمی گر پڑا اور مر گیا۔
हुस्न बिन सबा ने एक और वैसे ही जवानसाल आदमी को बुलाया। वो सब आदमी जवान थे या नौजवान थे। वो आदमी दौड़ता हुआ हुस्न बिन सबा के सामने जा रुका। दौड़कर किले की दीवार पर चढ़ जाओ, हुस्न बिन सबा ने इसे कहा और अपने आप को सर के बल नीचे गिरा दो। वो नौजवान फौरन दौड़ पड़ा और थोड़ी देर बाद वो किले की इतनी ऊंची दीवार पर खड़ा नजर आया। उसने अपने आप को इस तरह सर के बल दीवार से गिराया जिस तरह तैराक बुलंदी से पानी में डाइव किया करते हैं। ज्यादातर मौर्रिखों ने इन दो आदमियों का ही जिक्र किया है। बाज़ मौर्रिखों ने लिखा है कि हुस्न बिन सबा ने अपने एक और फिदाई को बुलाया और उसे कहा कि वो डूब कर मर जाए। वो फिदाई उसी वक्त चला गया और डूब कर मर गया। उस तीसरे फिदाई की मौत के साथ ये नहीं लिखा गया कि वो दरिया में कूदा था या कोई झील थी या कोई गहरा हौज था। बहरहाल ये लिखा गया है कि वो डूब कर मर गया। अपने सुल्तान मुल्क शाह को ये सब कुछ सुनाना जो तुमने देखा है। हुस्न बिन सबा ने एलची से कहा, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास इस कस्म के 20,000 फिदाइन हैं। सुल्तान से पूछना कि तुम्हारे इतने बड़े लश्कर में कोई एक भी सिपाही है जो इस तरह तुम्हारी इशारे पर अपनी जान दे दे। और मेरे दोस्त निज़ाम उल मलिक से कहना कि मैं आज भी तुम्हारा एहतराम करता हूँ। लड़कपन की दोस्ती को कायम रखो और मुझ पर फौज कुशी का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो बेशक आ जाओ और जितना बड़ा लश्कर इकट्ठा कर सकते हो ले आओ। एलची के चेहरे पर हैरत ज़दगी बल्कि किसी हद तक खौफ ज़दगी के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। एलची वापस मरो पहुंचा तो सुल्तान मुल्क शाह और निज़ाम उल मलिक ने बेताबी से इससे पूछा कि हुस्न बिन सबा ने क्या जवाब दिया है। एलची ने जो सरफरोशी और जानिसारी के मुजाहरे वहां देखे थे वो इन्हें सुना दिए और हुस्न बिन सबा ने जो जवाब दिया था वो भी सुना दिया। सुल्तान मुल्क शाह पर खामोशी तारी हो गई, लेकिन निज़ाम उल मलिक को जैसे गुस्सा आ गया हो। वो उठकर कमरे में तेज तेज चलने लगा और बार बार वो अपने एक हाथ का मुक्का अपने दूसरे हाथ पर मारता था। क्या सोच रहे हो ख्वाजा? सुल्तान मुल्क शाह ने पूछा। इसका लबवाओ लहजा कुछ ठंडा सा था। मैं इसके सिवा और कुछ भी नहीं सोच सकता कि फौरन कोच किया जाए। निज़ाम उल मलिक ने कहा, क्या ये इब्लीस ये समझता है कि हम इसके गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? सुल्तान मुहतरम, मैं कल सुबह फजर की नमाज के बाद कोच कर जाऊंगा। उम्मीद है आप मुझे रोकेंगे नहीं। हाँ ख्वाजा, सुल्तान मुल्क शाह ने कहा, तुम कल सुबह लश्कर लेकर निकल जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ जाएंगी। अगली सुबह फजर की नमाज से फारिग होकर ख्वाजा हुस्न तूसी निज़ाम उल मलिक ने अपने लश्कर से खिताब किया। उसने गुज़श्ता रोज तमाम लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दिया था। सुबह लश्कर कोच के लिए तैयार था। निज़ाम उल मलिक ने मुख्तसर अल्फाज में अपने लश्कर से कहा कि वो किसी का मुल्क फतह करने नहीं जा रहे। उसने हुस्न बिन सबा और बातिनीवा के मुताल्लिक कुछ बातें की और कहा कि हम सल्तनत सलजूक की तोसी के लिए नहीं जा रहे, बल्कि एक इब्लीसी कुव्वत को हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहे हैं। इसने ये भी कहा कि अगर हमने वक्त ज़ाया किया या वहाँ जाकर हमने जाने कुर्बान करने से मुँह फेर लिया तो समझ लो कि तुम्हारा दीन इस्लाम चंद दिनों का मेहमान है। फिर यहाँ ना कोई अल्लाह का और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला जिंदा रहेगा। लश्कर रवाना हो गया। औरतों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर लश्कर को अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया। कुछ लोग लश्कर के साथ दूर तक गए और लश्कर को खुदा हाफिज कहकर वापस आ गए। लश्कर अभी रास्ते में ही था कि हुस्न बिन सबा को जासूसों ने इत्तिला दी कि सलजूकियों का लश्कर आ रहा है। इन्होंने लश्कर की सही तादाद भी बता दी। हुस्न बिन सबा के जासूस हर जगह मौजूद थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि कोई बात अभी सुल्तान तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन हुस्न बिन सबा तक पहले पहुंच जाती थी। मुसलमान मौर्रिखों के अलावा दो यूरोपी मौर्रिखों ने भी लिखा है कि जब हुस्न बिन सबा को इत्तिला मिली कि निज़ाम उल मलिक लश्कर ला रहा है, तो हुस्न बिन सबा का रद्द अमल सिर्फ इतना सा था कि इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ऐसा नहीं किया कि उठकर दौड़ पड़ता और अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म देता या लश्कर को इकट्ठा करके कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर करता। वो इत्मीनान और आराम से बैठा रहा। इसके पास 3-4 खास मुतमिद और मुशीर बैठे हुए थे। तुमने सुन लिया है, हुस्न बिन सबा ने इन्हें कहा, निज़ाम उल मलिक को रास्ते में ही कत्ल कर दो। बस इतनी सी बात थी जो हुस्न बिन सबा के मुंह से निकली। इसके पास बैठे हुए आदमियों में से एक उठा और बाहर निकल गया। यहाँ तारीख नौयसू में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है, जो कोई इतना अहम नहीं, लेकिन उसका जिक्र जरूरी है। कुछ ने लिखा है कि निज़ाम उल मलिक को सुल्तान मुल्क शाह ने मरो से ही रुखसत कर दिया था, लेकिन ज्यादा तादाद तारीख नौयसू की ऐसी है जिन्होंने लिखा है कि सुल्तान मुल्क शाह बगदाद जा रहा था। वो लश्कर के साथ चल पड़ा। इसका इरादा ये
था कि रास्ते से बगदाद की तरफ चला जाएगा। चूंकि मौर्रिखों की ज्यादा तादाद ने यही लिखा है कि सुल्तान मुल्क शाह लश्कर के साथ गया था, और इससे आगे के जो हालात तारीख में नजर आती हैं वो भी गवाही देती हैं कि सुल्तान मुल्क शाह लश्कर के साथ गया था, इसलिए दास्तान को यही सही समझता है। रास्ते में जाकर सुल्तान मुल्क शाह ने ख्वाहिश जाहिर की कि निहावनद के मकाम पर पड़ाव किया जाए। निहावनद बड़ा मशहूर कस्बा था जिसकी जोग्राफियाई और तारीखी अहमियत थी। 20वीं हिजरी में ये मकाम हजरत उमर के दूर खिलाफत में फतह हुआ था। इस लड़ाई में सहाबा किराम की अच्छी खासी तादाद शहीद हुई थी। वो रमजान उल मुबारक का महीना था। उन लोगों ने निहावनद पहुंचकर रोज़ा इफ्तार किया। रात तरावी की नमाज सब ने पढ़ी। नमाज तरावी के बाद निज़ाम उल मलिक अपनी क़याम गाह की तरफ चल पड़ा। तारीख के मुताबिक लश्कर ने तो अपने लिए खेमे गाड़ लिए थे, लेकिन सुल्तान मुल्क शाह और निज़ाम उल मलिक की रहाइश का इंतज़ाम कस्बे में एक बड़े अच्छे मकान में किया गया था। इस वक्त सुल्तान मुल्क शाह निज़ाम उल मलिक के साथ नहीं था।